नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी उमेर। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आज के ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि आज सारे हिंदुस्तानी से सियासत में एक हलचल पैदा हो गई है, और वो हलचल इस बात को लेकर पैदा हुई है कि आखिर राहुल गांधी ने जिस तरह पोल खोला है इलेक्शन कमीशन का, या फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत के दरमियान जो साजबाज है, मुबैना साजबाज, उस बारे में उस बात को लेकर अब ख़ास तौर पर बीजेपी खैमों में हलचल मच गई है और इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह के हालात इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। अमेरिका ने किस तरह काम किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, और ख़ास तौर पर ट्रंप ने जो टैरिफ्स में इजाफा कर दिया है उससे हिंदुस्तान में भी बेचैनी पाई जाती है और सारी दुनिया में बेचैनी का आलम पाया जाता है। कई ऐसे ममालिक है, खासतौर पर चीन ने हिंदुस्तान की तायद की है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप ने यह जहन बना लिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम टैरिफ से मुतालिक हिंदुस्तान से कोई बातचीत करेंगे, यानी उस बातचीत के इम्कान को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होश में आए हैं और उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वो यानी आज जुमे को एक खुसूसी इजलास तलब करेंगे ताकि अमेरिका ने जो टैरिफ्स में इजाफा करते हुए 50% कर दिया है उस पर गौर खोज किया जाए और उसका तोड़ किस तरह किया जाए उस बारे में कुछ ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और अगर आप तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सबसे बुरा काम ये किया है कि वो 42% जो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात कोटा है उसकी मंजूरी में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। और आपने देखा कि किस तरह कल मुलाकात करने की कोशिश की थी रियासती हुकूमत ने, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ ये मुलाकात करने वाले थे, लेकिन मुलाकात का उन्हें मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात से इनकार कर दिया, ये कहा जाता है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कमला हसन से मुलाकात का वक्त है, लेकिन रेवंत रेड्डी एंड टीम के साथ मुलाकात का उनके पास वक्त नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हमारे पास है। और दूसरी तरफ अगर गज़ा की तरफ आप जाते हैं तो गज़ा में ऐसा लगता है कि तबाही बर्बादी का सिलसिला जारी है और अमेरिका को गज़ा की फिक्र नहीं है बल्कि रूस और यूक्रेन जंग की फिक्र है। वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म हो जाए। और इस सिलसिले में दिलचस्पी की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुबई में या मुत्तहिदा अरब इमारात के किसी भी स्टेट में यानी अबू धाबी में भी हो सकता है कि सदर रूस पुतिन से मुलाकात करेंगे और अंदरूनी हफ्ता ये रूस यूक्रेन जंग का खात्मा हो जाएगा। इस तरह की पेशकश की जा रही है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, आप देखेंगे कि नेतन्याहू काबीना ने गज़ा पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का फैसला किया है और काबीना के साथ साथ तमाम जो यहूदी अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने उसकी मंजूरी भी दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की खबरें हमारे पास हैं और हम चलते हैं हमारे साथी शाहिद के पास और सवाल करते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुसूसी इजलास तलब किया है, ख़ास तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स आयद किए हैं उस पर गौर के लिए। देखिए सर, अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने लगातार कई देशों पर टैरिफ लगाया है उसमें सिर्फ भारत शामिल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को खुद के साथ साथ ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनको देखने और उनको सुनने, उनको समझने की ज़रूरत है कि किस तरफ जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वहीं दूसरी तरफ खुद ब्राज़ील के राष्ट्रपति आंखों से आंख देखकर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिक्स के जो देश हैं उनको हम एकजुट होने की अपील करते हैं। उन्होंने सबको एकजुट होने की अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि G20 में जो देश शामिल है उनमें से 10 देश ब्रिक्स के हैं। तो वो किस तरह से लगातार लोहा लिए हुए हैं, ये नहीं कि वो अपनी ऐसी बातें करें कि यहाँ पे हिंदुस्तान में टैरिफ लगाए राष्ट्रपति और आप बात किसानों की करो। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अभी आपने कहा कि बात करने वाले हैं तो उसमें देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या आंकड़े निकल कर सामने आते हैं। लेकिन अभी सर हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति दोनों की फ़ोन पर बात हुई है और उसमें बात में ये कहा गया है कि जो आपसी
संबंध हैं, जो कामकाज हो रहे हैं, उसको लेकर इस पर चर्चा की गई है। लेकिन जो टैरिफ है उस पर अभी किसी भी तरह का कोई बात सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं वो लगातार अपनी आवाम के लिए वो सोच रहे, खुद जब से टैरिफ उन्होंने लगाया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि हम जो ब्रिक्स के जो देश हैं उनको एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। तो खुले तौर पे वो खुलकर सामना कर रहे हैं। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो ये खुलकर ट्रंप का नाम लेना, तो दो ये इशारों में भी ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो कि कोई अगर पहली बार न्यूज़ सुने या उसको पता ना हो तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो शुरू में देखा गया कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का हवाला दिया, कैसे जो आम जनता के टैक्स के पैसे उन पर खर्चा किया। लेकिन आज जब अमेरिका आंख से आंख दिखा रहा भारत को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इतनी हिम्मत नहीं कि जबान से बोलना तो दूर, एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कह दे कि हम भी ब्रिक्स के देश को एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी सबके साथ हैं। क्योंकि बीच में देखा गया ट्रंप का खुद बयान सामने आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम कभी भी डॉलर को नीचे नहीं होने देंगे। और जिस तरह से ब्रिक्स जो देश एक हो रहे हैं उसको लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ट्रंप लगातार कुछ ऐसे देश है उस पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का एक चाल ये भी है कि सबको पता है पूरे देश को कि पाकिस्तान का जानी दुश्मन, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान का जानी दुश्मन पाकिस्तान है। तो किस तरह से एक तरफ वो भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने साथ ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कहते हैं हमारा सीना 56 इंच का है, तो उनसे कहीं ज़्यादा सीना 56 इंच का ब्राज़ील के राष्ट्रपति का दिख रहा है कि किस तरह से वो लगातार अड़े हाथों लिए हुए हैं और वो कभी भी चुप नहीं रह रहे। उन्होंने खुद कहा है कि हम जो ब्रिक्स के देश हैं उनको एक करने की हम अपील कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो G20 में देश शामिल है उसमें से 10 देश खुद ब्रिक्स के हैं। तो आप समझिए किस तरह से एक तरफ वो लोहा लिए हुए लेकिन अपने प्रधानमंत्री सिर्फ बातों पे बात किए जा रहे हैं। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या वो खुले तौर पे डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका नाम लेकर उनसे कुछ बातें करती है। आज भी जैसे कल किसानों के हवाले से बात की गई, तो आज भी सिर्फ यही कहेंगे हम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन एक भी बार अपने जबान पे राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लेंगे। बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है और मोदी का सवाल है, तो आप इनकी दोस्ती को देख सकते हैं कि हाउडी मोडी अमेरिका में मुनक्किद किया जाता है और वहां पर दोनों गले लगते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं और कह कह लगाते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि बहुत गहरे दोस्त है और बचपन के दोस्त है, और ऐसा लगता है कि दोनों की पैदाइश भी एक बस्ती में हुई है। लेकिन अब गुजरात में जब आते हैं मोदी, तो आपने देखा कि किस तरह वहाँ गुर्बत का, बदनुमाई का चेहरा वहाँ पर स्लम इलाकों को छुपा दिया गया था। अफसोस की बात है, और टैक्स का जो पैसा था उस पर पूरा उंडेल दिया गया था। और आप हद ये है कि कोरोना वायरस के आलिम वबा के दौरान ये वाक़या हुआ था, और उसमें मोदी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों को जमा किया था वो भी एक मिसाली बात थी। यानी वो अपनी दोस्ती को साबित करना चाहते थे। लेकिन आपने देखा कि ये दोस्ती, खास तौर पर अगर अमेरिका की बात करते हैं या इसराइल की बात करते हैं, तो दुनिया में अगर 220 ममालिक का हम जायजा ले तो पता चलता है कि 2 ममालिक ऐसे हैं जो कभी भी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते, और वो है अमेरिका और इसराइल। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कभी बेबी कहकर नेतन्याहू से लिपट जाते हैं, तो कभी माय डियर फ्रेंड कहकर ट्रंप से लिपट जाते हैं। लेकिन वही माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और उसी सीट पर बैठे जिस सीट पर ज़ेलेंस्की बैठे थे, यानी यूक्रेन का सदर बैठा था, और यूक्रेन के सदर के लिबास पर इतराज़ किया गया था कि आप एक सदर होते हुए एक सदर से मुलाकात के दौरान आपने सूट ज़ेबतन नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी मर्जी है। उन्होंने आंखें दिखाई अमेरिकी सदर को, न सिर्फ अमेरिकी के सदर को बल्कि अमेरिका के नायब सदर JD वेंस को भी उन्होंने आंखें दिखाई और कहा कि मेरी अपनी मर्जी है कि मैं जो चाहूँ पहनूं, आप अपने मतलब की बात कीजिए, आप मुज़ाकरात के लिए मैं आया हूँ और मुज़ाकरात कीजिए। तो आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह उन्होंने आंखें दिखाई, आंखों से आंखें मिलाकर बात की। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाते हैं, वही सीट पर बैठते हैं और मोदी कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर है, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप की ज़बान नहीं समझ पाए। तो बहरहाल लूला की जब बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करें, ब्रिक्स की बात करते हैं, तो आपको बता दूं कि ब्रिक्स एक ताकतवर मुल्क, यानी ताकतवर एक ब्लॉक बनकर उभर रहा था। लेकिन जब ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकालने की बात की और अमेरिका ने धमकी दी, तो मोदी पीछे हट गए। आपको पीछे हटने की क्या जरूरत थी? अगर आप 10 या 11 ममालिक अगर ब्रिक्स के में शामिल हैं, तो फिर आप एक बड़ी ताकत बन सकते थे और अमेरिका को बता सकते थे कि तुम आलमी सतह के पुलिसमैन नहीं बन सकते, इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा मत करो, चौकीदार का किरदार अदा मत करो, चौधरी बनने की कोशिश मत करो।
करो, क्योंकि हिंदुस्तान भी अमेरिका से कम नहीं है और हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और एक अजीम विरासत रखता है और एक कदीम तारीख है, तहजीब है हिंदुस्तान की। और आपने ऐसे बात की जैसे कि आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो। आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम है। ये वही हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन आपने हिंदुस्तान को मैं समझता हूं कि तौहीन की तरफ लाया, इस तरह की गलत बदबख्ती की है, आपने खिदमती की है हिंदुस्तान की। यह सोचने वाली बात है। जब ट्रंप अगर आपके साथ नाम लेकर कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है, एक नहीं बल्कि 35 मरतबा उन्होंने ये बात कह दी है, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये फर्ज बनता था कि वो कह दे कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम में हिम्मत नहीं है, हमारे वजीर आजम में जुर्रत नहीं है और वजीर आजम में ये ताकत नहीं है कि वो ट्रंप का नाम लेकर कहें। अब देखना यह है कि आज की जो इजलास उन्होंने तलब किया है, क्या उसमें ये जुर्रत बताएंगे, हिम्मत बताएंगे और अपने आप को जो कहते हैं, अब तो नहीं कह रहे हैं बेचारे कि 3 साल से कि 56 इंच का सीना, अगर वो 56 इंच का सीना रखते हैं तो सीना रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीने तो बहुत बड़े देखे हैं हमने, दिल होना चाहिए बड़ा, हिम्मत होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए, जब आकर आप नाम ले सकते हैं। लूला है ब्राजील, क्या हिंदुस्तान से आगे है ब्राजील? हरगिज नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी माशी ताकत बन गई है, तो फिर आपका हिम्मत कहां है, आपके पास जुर्रत कहां है कि आप ट्रंप को नजरें दिखाएं, आंखें दिखाकर कहें कि आप जो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? कभी नहीं। अगर हम अभी प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला से मुलाकात की, उसके बाद उनका ट्वीट सामने आया और उन्होंने लिखा क्या है कि राष्ट्रपति लुला से सार्थक चर्चा की और ब्राजील यात्रा की यादें साझा की। आप बताएं कि देश से ऑलरेडी आप अमेरिका से आप रिश्ते कैसे चल रहे हैं, लेकिन आप उनसे अपनी यादें साझा कर रहे हैं, आप उनकी जो यादें हैं उसकी बात करें। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को व्यापार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी जो खबरें सामने उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसको लेकर एक भी बार इस पर चर्चा नहीं की गई। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका गए थे। प्रधानमंत्री मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान भी जाते हैं और बिन बुलाए अमेरिका भी जाते हैं। हमने देखा कि जब अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहां पे उनको रिसीव करने के लिए मतलब वहां का कोई उच्च अधिकारी हो गया नहीं। बाद में खबर सामने आई कि वहां पे बिन बुलाए प्रधानमंत्री मोदी गए। तो आप समझे कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं। अगर वही कोई विपक्ष का नेता होता तो आज कितनी बातें की जाती। लेकिन आज जो इजलास लगाया है उन्होंने उसमें यह भी गौर करने वाली बात होगी कि अभी जो अमेरिका हिंदुस्तान पर इतनी टैरिफ लगा रहा है, क्या इसकी वजह वो विपक्ष को देते हैं, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को देते हैं, या इसकी जो खामियां हैं वो खुद पर एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती है, हाँ हमारी जो अभी इंटरनेशनल पॉलिसी है वो शायद अभी सही नहीं चल रही है। तो ये काफ़ी गौर करने वाली बात होगी कि इसके भी जो सारे इल्ज़ाम है वो विपक्ष पे मोड़े जाते हैं, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी या तमाम जो विपक्ष नेता है उन पे मोड़े जाते हैं, या फिर इसकी जो गलती है खुद पे एक्सेप्ट की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आज की ताज़ा खबरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, ट्रंप ने वादे तौर पर इनका कह दिया है कि हम टैरिफ के मसले पर हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान ने कल हिम्मत करके, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ही बल्कि वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है उनका एक बयान आया था 2 दिन पहले, उसमें हिम्मत करके कहा कि अमेरिका खुद रूस से तिजारत कर रहा है, ख़ासतौर पर अब न्यूक्लियर जो वो प्लांट्स है उसके लिए सामान, ईंधन, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि केमिकल्स जो हैं वो वहाँ से हासिल करता है, वहाँ से ख़रीदता है। तो ट्रंप से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, अगर पता होगा तो मैं फौरी आपको इसकी इत्तला दूंगा, या इसके बारे में आगाह करूंगा। ये है ट्रंप की बातें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहाँ तक हिंदुस्तान और अमेरिका का सवाल है, हिंदुस्तान और अमेरिका की जो बाहमी तिजारत है 2024 में यानी पिछले साल में 212 बिलियन डॉलर की तिजारत रही है, और जो ट्रेड यानी डिफरेंट है यानी फ़र्क है वो 46 अरब डॉलर्स का है, और वो हिंदुस्तान के खाते में आता है, हिंदुस्तान का फ़ायदा है। लेकिन जिस अंदाज में आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान तब्दीलियाँ हुई, अब हम बात करते हैं 2AA की, यानी AA यानी अंबानी और अडानी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, और आपको ये भी बता दें कि वो राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें हकीकत भी दिखाई देती है, और मोदी जी वो उस हकीकत के आईने को देखने से शर्मा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान जो साठ गांठ है, नेक्सेस है या साजबास है, उसको जिस तरह बेनकाब किया, सारे मुल्क में उसकी तारीफ की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि
इलेक्शन कमीशन अमानत में ख़यानत कर रहा है, उसे जो फ़राइज़ तफवीज़ किए गए हैं उस फ़राइज़ की अदायगी से वो खासिर है, इस तरह की बातें की जा रही है और लहर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के हक़ में चल रही है। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोला से बात करते हैं। लोला से बात करने का मकसद क्या है? ब्राज़ील के जो सदर हैं उनका मकसद क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। मकसद ये होना चाहिए था कि अमेरिका ने जो टैरिफ आयद की और ब्रिक्स के मामलात में जो मुदाखलत कर रहा है अमेरिका और ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं उसकी बात करते वज़ीर-ए-आज़म अपनी पुरानी मुलाकातों की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मेरे भाई, यहाँ यादें ताज़ा करने का वक्त नहीं है, टिट फॉर टैट का वक्त है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का है ये जो है। लेकिन आप है कि डर के मारे मरे जा रहे हैं और अगर आप डरते हैं तो फिर किसी और को जिम्मेदारी दे देना चाहिए ना। बिल्कुल, ये जो वक्त है अभी कि आप उस पे, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें कि अगर थोड़ी सी भी कोई बात होती तो सीधा ये साफ तौर पे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आंख में आंख दिखाकर जवाब दिया। तो अभी जिस तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति लुला जिस तरह से पूरी तरह से एक्टिव हैं, आप उनसे बात करते कि हम भी आपके साथ, अभी आपने जिक्र किया कि कैसे जब शुरू से ही देखा गया कि ट्रंप कभी भी डॉलर के आगे किसी को टिकने नहीं देते हैं। उसी वक्त उन्होंने धमकी दी थी कि ब्रिक्स देश जो है हम उसको तोड़ देंगे, कोई उसमें नहीं टिकेगा। तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी खुद पीछे हटे। अभी जिस तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति लुला कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम सारे जो ब्रिक्स देश हैं उनको हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम चुनौती दे रहे हैं कि सब कुछ साथ में है। तो प्रधानमंत्री मोदी की भी होना चाहिए कदम से कदम मिलाकर चले। वो भी ये बात कहे कि हम आपके साथ हैं और हम पूरी ताकत के साथ अमेरिका जो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे मानो कि जैसे हर देखा जाता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर नहीं जाते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन पुरानी जो यादें हैं, जो पुरानी तस्वीरें हैं उसको साझा करने के लिए राष्ट्रपति से दूसरे देशों में जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए पूरा उनके पास वक्त रहता है। बहरहाल एक और खबर आ रही है और उस खबर का ताल्लुक है पाकिस्तान से। पाकिस्तान हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीन दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान भी उसी तरह का दुश्मन है। लेकिन आपने देखा कि आज चीन, उसकी होशियारी देखिए, चीन की मक्कारी देखिए और चीन किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज बनाए रखा हुआ है वो देखिए। हिंदुस्तान और चीन की दुश्मनी आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल सारी दुनिया में शोहरत रखती है, सारी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस कदर दुश्मनी के बावजूद भी चीन ने, जब ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ में इजाफा किया और चीन को भी धमकी दी है कि वो टैरिफ में इजाफा करेगा, तो चीन ने बिना किसी ताख़ीर के हिंदुस्तान की तायद कर दी और कहा कि इस तरह के इक़दाम जो हैं ट्रंप के वो गलत हैं, बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं और गैर मुनसिफाना है। और हालांकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनका भी, रणधीर जायसवाल का जो बयान आया है उसमें भी ये बातें की गई है। तो जो चीज़ें आपके मफाद में हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। आप पहले मिले थे, हम वहाँ गए थे, हम ये बाग में टहले थे, फिर चहलकदमी हमने की थी, ये नहीं, वक्त नहीं है। वक्त तो आज हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने का वक्त है और आज हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक अजीम मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म को ये सोचना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, फौजी सरबरा आसिम मुनीर अमेरिका का फिर दौरा करने वाले हैं। हो सकता है कि ये हफ्ते दौरा करेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए अमेरिका और पाकिस्तान में क्या कुर्बत हो रही है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से भी फायदा हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ चीन के हथियारों से हथियार इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। अब आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के फौजी क़यादत ने वादे कर दिया है कि अब हम हिंदुस्तान में मशरिकी इलाके से घुस जाएंगे। यानी आप देखेंगे मशरिक, शुमाल मशरिकी जो रियासतें हैं वहाँ पर किस तरह की बेचैनी का माहौल पाया जाता है और वहाँ आर्टिकल 372 के तहत वहाँ जिस तरह कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल था, उसी तरह शुमाल मशरिकी रियासतों को आर्टिकल 370 के तहत खुसूसी मौक़िफ़ हासिल है। तो अब वहाँ पर जिस तरह की बेचैनी पाई जाती है, वहाँ जिस तरह के हालात हैं, उसका मुकाबला हिंदुस्तान तो कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के फौजियों ने और इंटेलिजेंस ने यह ऐलान कर दिया है कि मशरिकी रियासतों से हम हिंदुस्तान को घेरेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि अब फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई और ऑपरेशन शुरू करेंगे? नहीं, देखिए, ऑपरेशन शुरू करने की दूर की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी भी देश को हमें सबसे पहले कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी दुश्मन देश दुश्मन होता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जो रफ्तार है वो अमेरिका की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, तो यकीनन ये हमारे लिए किसी ख़तरे से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम अमेरिकी की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान को तो इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मजबूती तौर पर जिस तरह से खुद जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी बीच जो पैसे होते हैं कुछ वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी जिस तरह से अमेरिका में दूसरी बार जो आसिम मुनीर है उसकी मुलाकात होने वाली है अमेरिका में, तो आप समझिए कि किस तरह से यह लगातार दूसरी बार, वो भी ट्रंप से मुलाकात करना, वो भी पाकिस्तान जैसे देश से, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये सोचने वाली बात जरूर है कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरफ एक तरफा खींचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देखा गया कैसे जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उसमें जो हथियार कुछ पाए गए, उसमें यह कहा गया कि कुछ हथियार तुर्की तो कुछ हथियार चाइना के थे। अगर हम चाइना की बात करें, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हम चाइना से भी लड़ रहे थे। तो एक तरफ पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ साथ उसकी जो करीबी है वो बढ़ती जा रही है, वो दूसरी तरफ चाइना भी उसके साथ है। तो यकीनन ये काफ़ी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से अभी हम पे अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उससे हमारे रिश्ते अब बेहतर नहीं रहे। हम चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या और अफगानिस्तान की बात करें, और जो तमाम देश हैं, तो एक तरफ तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उससे हमारे रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अगर उससे दोस्ती हमारे मुल्क जो दुश्मन मुल्क है अगर वो कर रही है तो यकीनन हमारे लिए ये खतरा की घंटी है। और वक्त रहते हमें इसके लिए तैयार होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि दूसरे देश में हम जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा सर कि प्रधानमंत्री मोदी जिन जिन देशों में दौरा किया उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं, जो अभी मीडिया में रिपोर्ट में सामने आया। अंदरूनी क्या चीजें हैं वो आपको पता है, कुछ ऐसी चीजें होती भी हैं जो इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन आपने अमेरिका का भी दौरा किया, आपने तमाम देशों का दौरा किया, तो आखिरकार उन देशों के दौरे से भारत को क्या मिला? भारत के जो आम नागरिक हैं, जिन भारत के टैक्स के पैसे से आप विदेश में दौरे कर रहे हैं, उन जनता को तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आप उन दौरों से यहाँ पे क्या कोई वहाँ की फैक्ट्री यहाँ पे आई, वहाँ के कुछ ऐसे चीज़ें आपने यहाँ पे लाकर शामिल किया जिससे रोजगार मिले, रोजगार पैदा हो। हमने देखा कि कैसे जब रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहे थे तो उसमें उत्तर प्रदेश के कई ऐसे घर सामने आए जिसमें वहाँ के जो नौजवान हैं उनको योगी आदित्यनाथ भाई चाबासी भी दे रहे थे, और वो लोग रूस में जाकर मजबूरन तौर पे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने को राजी किए गए, क्योंकि उनकी जान खुद खतरे में थी। तो आप समझे कि इन सब चीजों को कैसे दबा दिया जाता है। वही रूस में आपके जो यूपी के जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप भेजते हो वहां पे, इजराइल में भेज रहे हैं, इजराइल में भेज रहे हैं लड़ने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से एक तरफ जो दुश्मन देश है वो तो ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन आप चुप है। लेकिन आज जो इजलास है इसमें सबकी नजर टिकी हुई है कि उसमें क्या बातें होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और खबर आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान की कुर्बत का जिस तरह शायद ने भी जिक्र किया और मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत करीब होता जा रहा है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका किसी का वफादार नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह की होशियारी कर रहे हैं, आपको देखेंगे कि अगर आप अफगानिस्तान में रूस का जब कब्जा था उस वक्त के हालात देखेंगे, और अहमद शाह मसूद ने वादी पंशीर को रूसी फौज का कब्रिस्तान बना दिया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह ज़िया-उल हक की उस दौर में हुकूमत थी। उसके बाद रोनाल्ड रीगन जो सदर थे उनसे पैसा लेता गया पाकिस्तान, उनसे हथियार लेता गया और इस्तेमाल भी करता गया। तो बहरहाल पाकिस्तान के बारे में ये खबर आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान में कई ऐसे माइंस है, वहाँ पर उसमें यानी तेल की खोज में पाकिस्तान की मदद करेगा, इसी तरह तांबे जो है तांबे की निकासी में भी पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इस तरह, और ख़ुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक दिन हो सकता है कि ऐसा आएगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करेगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल इस तरह की खबरें तो हमारे पास है, लेकिन एक खबर बहुत अहम है तेलंगाना की, उससे मुतालिक, और यहाँ पर BC जो 42% कोटा रिजर्वेशन का यानी रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ये मंजूर भी किया है बिल, और मरकजी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है BJP, ऐसा लगता है मुसलमानों के असली दुश्मन है, और BJP कायदीन यहाँ के जो तेलंगाना के वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस कोटे से निकाला जाए और हम तब इसकी मंजूरी देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि जंतर मंतर जो दिल्ली का मरकज़ है, एहतजाजी मरकज़, वहाँ पर ज़बरदस्त कांग्रेस यानी तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने धरना दिया। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, जिसमें हमारे MLC आमिर अली खान साहब ने भी शिरकत की, करते हुए मुसलमानों की नुमाइंदगी की। तो बहरहाल वहाँ उसके बाद ये देखा गया कि कल द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे सदर जमहूरिया, उनसे मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन ये कहा जाता है कि उन कोशिशों से पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी। और रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि शायद दोनों ने सदर जमहूरिया पर दबाव डाला होगा या जोर दिया होगा और उनसे कहा होगा कि इन्हें इस डेलीगेशन को मुलाकात का वक्त न दिया जाए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप देखिए कि एक रियासत, इंतहाई जवान रियासत है, कम उम्र रियासत तेलंगाना की, तो आप उसको तरक्की से रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। आप यही चाहते हैं कि हर रियासत में आपका इक़्तिदार हो और बद इंतज़ामी और मिस मैनेजमेंट और फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला जाए, ये गलत बात है। जी देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात करें तो उन्होंने खुद कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि BRS पे भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BRS BJP के B टीम बन के काम कर रही है। आगे उन्होंने ये कहा कि हमें आप 1 से 2 दिन रोक सकते
सकते हो, लेकिन जो कांग्रेस को रोकने की कोशिश करेगा उसका अंजाम हम दिखा देंगे। अगर हम रेवंत रेड्डी की बात करें तो ये वो सूबे के मुखिया हैं, उनके भी प्रोटोकॉल जो है वो हाई फाई है, लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जाकर बैठना, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए वक्त मांगना और उसके बाद मुख्यमंत्री को वक्त ना मिलना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा उपराष्ट्रपति किस तरह से उनका इस्तीफा अचानक आता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो खुद आज़ाद नहीं कि वो जब चाहे जिससे मिल रहे, यकीनन उन पे हम अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनकी इजाज़त के बगैर वो किसी से नहीं मिल सकती, खुद ऐसा रेवंत रेड्डी ने कहा है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न मिलने देना इसलिए मेरा नहीं पूरे तेलंगाना की आवाम का ये अपमान है। लेकिन जिस तरह से लगातार वहाँ पे कई सौ लोग इकट्ठा हुए, खुद सूबे के मुखिया रेवंत रेड्डी दिल्ली के वहाँ पे जाकर प्रदर्शन करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य का मुखिया अगर राजधानी में बैठे वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए वो खुद मजबूरन होना उसको पड़ रहा है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको मंजूरी पे बात करनी दूर के बजाय उनको वक्त तक नहीं दिया जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद मिले, अमित शाह मिले, और उससे बारीकी बात यह है कि खुद तेलंगाना के ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को, उनका यह कहना है कि इस रिजर्वेशन में अगर मुस्लिमों को हटा दिया जाए तो हम इस रिजर्वेशन को मंजूरी दे देंगे। तो क्या एक ये भी वजह है कि इसीलिए राष्ट्रपति से रेवंत रेड्डी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है कि अगर राष्ट्रपति से मुलाकात हो, बात बने तो शायद इसको मंजूरी मिल जाए, तो जो साउथ के हमारे पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व के पॉलिटिक्स है, जो तेलंगाना में हमारी पॉलिटिक्स है, शायद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सूबे के मुखिया का इस तरह से प्रदर्शन करना, उसके बाद राष्ट्रपति से न मिलने देना, यकीनन ये बड़ी बात है। अगर इस जगह पे कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता जो बीजेपी के राज्य से होता, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा तमिलनाडु, जी, तो आप समझे कि क्या इन लोगों को इतना वक्त तक इंतजार कराया गया होता? अब वैसे भी जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, अपनी हुकूमतों की तो वो मदद कर रही है, ये शिकायत आम हो गई है, और जो गैर बीजेपी हुकूमतें हैं उन्हें गिराने की भी कोशिश करती है, ये भी इल्ज़ाम उस पर आयद किया गया है। अब तो आप सारी हिंदुस्तान में देखेंगे कि किस तरह की हलचल पैदा हुई है। लेकिन एक आपको ये पूरी गारंटी से बता सकता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरह पोल खोला है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद उस खबर पर यानी पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई दूसरा गेम खेला जाएगा और आवाम की तवज्जो हटा दी जाएगी। तो बहरहाल मोदी हुकूमत के कारनामों में एक सबसे बड़ा कारनामा ये कहा जाता है, खासतौर पर अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि वो आवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाकर गैर ज़रूरी मसाइल की जानब ले जाती है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि मार तोड़ की जानिब, तशद्दुद की तरफ और फ़िरका परस्ती की तरफ और इस तरह के वाक़यात पर। लेकिन गोदी मीडिया है कि हिंदुस्तान की तौहीन हो रही है और गोदी मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, ये भी अफसोसनाक बात है। तो बहरहाल इसी के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।